लोगों के लिए जो कचरा है हाँ। वो हमारे लिए गोल्ड माइन है। हमारे लिए गोल्ड माइन है। आपको सिर्फ लैंड सिलेक्शन, सीबीजी सीजीडी सिंक्रोनाइजेशन में टाई अप और एक ईपीसी सिलेक्शन। सेल के लिए बायर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपका एश्योर्ड है। ये एक अकेला ऐसा पैसिव बिजनेस है जिसमें आराम से वो सोए, सुबह उठे, उसके अकाउंट में पैसे आ जाए। सीबीजी एक सेंटेंस में बताए कि इसमें क्या ऐसी 5 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। छोटे कैपेसिटी से नहीं जाना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक। केवल कॉस्ट के बेस पे ईपीसी मत सेलेक्ट कीजिए, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी के बेस पे आप ईपीसी सेलेक्ट कीजिए। अपॉर्चुनिटीज भी हमें दिख रही है सीबीजी में, तो उस हिसाब से पोटेंशियल क्या लग रहा है आपको पूरे इंडिया में कि कितने प्लांट आ सकते हैं? 5000 प्लांट लगना चाहिए बाय 2030। तो 40 बिलियन यूनिट से ज्यादा पर ईयर ये प्रोड्यूस कर देगा। आपने सीबीजी इंडस्ट्री में आने का मन तो बना लिया है, लेकिन फिर भी काफ़ी कन्फ्यूजन और काफ़ी क्वेश्चन आपके माइंड में है। जैसे कि क्या फीड स्टॉक में लगाऊँ, कितनी कैपेसिटी से मैं स्टार्ट करूँ, कहाँ प्रोजेक्ट लगाऊँ, क्या वायबिलिटी आएगी, क्या आरओआई आएगा, और उसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन जो आपके मन में है उसका सॉल्यूशन लेके मैं आज आया हूँ। मेरे साथ है ग्रूनर रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से, उनके चीफ कॉमर्शियल एंड सेल्स ऑफिसर मिस्टर देवेश गर्ग जी। वेलकम सर, आपका मेरे पॉडकास्ट में स्वागत है सर। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू एंड वेरी गुड इनिशिएटिव टू मेक दी पीपल अवेयर। जो लोगों के मन में डाउट्स हैं, कुछ हैं, तो कैसे हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो सर, ये जो पॉडकास्ट होते हैं हमारे, उसके थ्रू हम इंडस्ट्री को अवेयर करते हैं और उसमें काफ़ी लोगों का हमें रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। काफ़ी लोग हमें फ़ोन करके काफ़ी क्वेश्चंस भी बताते हैं। तो ये जो ऑडियंस है उसके बिहाफ पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और उनका जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर रहा हूँ। तो सर, बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसमें से एक पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि लोगों को सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि कौन सी कैपेसिटी से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जब बंदा घूमता है, इन्वेस्टर घूमता है, तो नंबर ऑफ ऑप्शन, कोई बोलता है 3 टीपीटी से स्टार्ट करो, कोई बोलता है 5 से करो, कोई बोलता है 6 से करो, कोई बोलता है 10 से करो। तो एग्जैक्टली आपके हिसाब से उनको एकदम क्लियर हो जाए कि भाई ये कैपेसिटी से जाना चाहिए, तो मैं सर, आप बताइए मुझे कैसे करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है राजेश भाई ये, और ये एक बहुत ही वैलिड डाउट हर इन्वेस्टर्स के मन में है कि इसके दो रीज़न है कि ये इंडस्ट्री नई है, इमर्ज हो रही है, मैं इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, क्योंकि काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये। लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक अकेला ऐसा बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट ने, मतलब पूरी कंट्री में अगर आप कोई भी बिजनेस देखेंगे तो दिस इज द ओनली बिजनेस वेयर गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड द बाय आउट, द सेल इज एश्योर्ड, बायर इज एश्योर्ड, rate is assured, okay, returns are assured, okay. There is no other business in the world wherein आप कोई प्लांट लगाते हैं, आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा एक डाउट रहता है, बट ये ऐसा है जिसमें प्रोडक्ट पहले दिन ही बिक जाता, लगाने से पहले ही बिक जाता है। एश्योर्ड है, बराबर है। okay. तो ये पहला तो डाउट यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा कि आपने पूछा कितनी कैपेसिटी का लगाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनी इन्वेस्टर्स। तो विद माई एक्सपीरियंस और विद द ग्रूनर एक्सपीरियंस अक्रॉस सिंस द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रूनर, मतलब जो हमारी पूरी टीम है और जो हमने पूरे रिसोर्सेज किए हैं, उसमें 20 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस के लोग हैं जिन्होंने सीबीजी इंडस्ट्री में मोर देन 2 डिकेड से काम किया है और सक्सेसफुल प्लांट लगाया। तो हमारा एनालिसिस ये कहता है कि 10 टीपीडी से नीचे प्लांट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, 10 टीपीडी से नीचे जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि 10 का 12 करना इज वेरी इजी, अच्छा, 15 का 18 करना इज वेरी इजी, 20 का 22 करना इज वेरी इजी, और 22 का 27 करना इज वेरी इजी। सिंस ये लीनियर इक्वेशन नहीं है कि सपोज आपने एक कमरा बनाया तो दूसरा कमरा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट मैकेनिकल प्रोसेस है, इंजीनियरिंग डिजाइन है। तो अगर मैं सपोज 6 टीपीडी का बना रहा हूँ तो मेरे सारे इंजन, पंप्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, पाइपिंग, ड्रेनेज, सब कुछ उसी के हिसाब से होगी। सडनली जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने 5 लीटर का मेरी 5 लीटर की पानी की कंजम्पशन की जरूरत है, तो मैं, और कल को मेरा 10 हो जाए, तो इसी 5 में मैं 10 नहीं डाल सकता, मुझे दूसरा 5 लगाना ही पड़ेगा, बराबर। तो पूरा रिसोर्स मेरे को दोबारा करना पड़ेगा। दिस इज वन। सिंस दिस इज कैपिटल इंसेंटिव एंड देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट्स आर अवेलेबल, देन आफ्टर ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन द मिनिमम 10 टीपीडी इज द रिकमेंडेड वन। एनीथिंग बिलो 10 टीपीडी वी एडवाइज इन्वेस्टर्स टू थिंक ट्वाइस। तभी कुछ गवर्नमेंट ने लिमिट भी रखी है सब्सिडी के लिए कि आप अगर मिनिमम 10 टीपीटी करोगे तभी सब्सिडी मिलेगा। तो आज मुझे थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है। और सर, मुझे ये बताइए कि 10 टीपीटी ही क्यों, आपने ये इसको बेयर मिनिमम क्यों रखा है सर?
तो अगर आप देखें राजेश भाई, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी क्या दी है? 4.8 टन पे हाँ 4 करोड़ से शुरू किया। बराबर है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने भी 5 टन से ही शुरू किया। बराबर 5 टन का प्लांट लगाना चाहिए। लेकिन जब हम 5 टन का प्लांट लगाते हैं और जो अभी आज की पॉलिसी है उसके हिसाब से आपका रेट लगता है, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है और जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है O&M, बिकॉज दिस इज ए मैकेनिकल प्लांट विच इज रनिंग 24/7, बराबर तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस vis-a-vis the production and the revenue from the sales, the returns goes to more than 7 years. अच्छा And if the investment is more than 7 years, then no business makes sense for any investors. परफेक्ट है। So 7 that's साल how से ज्यादा होगा तो मतलब ही नहीं है। कोई अगर आप करंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब, करंट पॉलिसी के हिसाब से भी चलें और अगर आपका प्लांट 12 टीपीडी का है, 10 या 12 टीपीडी का है, तो आपका आज की डेट में इन्वेस्टमेंट 5 से 5.25 साल में आ जाता है। अच्छा Which पेबैक is हो quite जाएगा, reasonable. 5-5.5 साल में आ जाता है। पेबैक हो जाएगा। हाँ। क्या बात है। इसको मैं और सबस्टेंशिएट करूं, हम तो इंडिया में बिजनेस कब से आया है? 2018 में पॉलिसी है, 2021 में गवर्नमेंट ने इसको एक पुश किया, 2023 से प्लांट बनने शुरू हुए। मुझे भी 2021-22 में समझ में आने लगा इसमें, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। बिल्कुल 3 या 4 साल पुरानी इंडस्ट्री है अभी। बराबर बराबर लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्री में देखो तो ये 25 साल पुरानी इंडस्ट्री है। बराबर है। आज पूरे यूरोप में मोर देन 2000 सीबीजी प्लांट्स अप एंड रनिंग है। अच्छा 20 इयर्स प्लस से। अच्छा कोई भी प्लांट 10 टन से नीचे का नहीं है। अच्छा कोई भी प्लांट 10 टन से नीचे नहीं है। और बनाते ही नहीं, जनरली 10, 15, 20, 25 इस कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। अच्छा अच्छा ओके, अभी इंडिया में भी हमने जो प्लांट बनाया है अभी इंडिया, जो हम नवसारी में बना रहे हैं, वो एशिया का लार्जेस्ट प्लांट है, 54 टीपीडी का। 54 टीपीडी, 27 टीपीडी के 2 प्लांट एडजेसेंट टू ईच अदर है। क्या बात है। और जो हमने सतना में अभी पीजीटीआर किया है वो भी हमारा 21 टन का प्लांट था, जिसमें हम 23.5 टन निकाल रहे हैं गैस। अच्छा अच्छा। क्योंकि प्लांट का साइज बड़ा होगा तो उसका ऑगमेंट करना आसान हो जाता है फॉर 4 to 5 टन। अच्छा। प्लांट का साइज छोटा होगा तो उसको ऑगमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑगमेंट से मेरा मतलब है कि 6 टन के प्लांट को मैं 7 टन या 7.5 टन नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी कैपेसिटी इतनी ही डिजाइंड है कि वो 6 टन ही निकाल पाए। अच्छा। वेयर जब मैं प्लांट बड़ा बनाता हूँ तो मेरे को हमेशा उसमें 20 से 25% का मार्जिन रखना होता है। तो मैं कल को चाहूँ तो उसकी कैपेसिटी को 10 से 20% आसानी से बढ़ा सकता हूँ विदाउट डूइंग मच इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट डूइंग मच मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर इससे नीचे वाला है तो मुझे एज गुड एज नया प्लांट ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो आपकी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर 10 टन का प्लांट लगाते हैं तो लगभग हमारा मतलब ग्रूनर स्टैंडर्ड से 52 करोड़ के आसपास प्लांट और मशीनरी का कॉस्ट आता है। बराबर। लेकिन इसी प्लांट को अगर मैं 12 टन कर दूं तो मैं 60-61 करोड़ रुपीस में बना दूंगा। अच्छा। तो आपका पर टीपीडी कॉस्ट कम्स डाउन इमीडिएटली। अच्छा। योर रिटर्न्स बिकम्स फास्टर बिकॉज योर मॉलिक्यूल्स हैव इंक्रीज। मतलब बाय इन्वेस्टिंग से 8 करोड़ रुपीस आप 2 टन गैस एडिशनल पर डे निकाल रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली FOM एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। अच्छा। देन एंड आपका पावर कंजम्पशन प्रोपोर्शनेटली उतने सेम रेशो में नहीं बढ़ता, मार्जिनल इंक्रीज होता है। हाँ, वो तो कॉस्टिंग का सीधा रूल लागू पड़ता है कि आपने 10 टीपीडी में फिक्स्ड कॉस्ट जो आपकी है वो एब्जॉर्ब कर ली है। अब बाकी के जो 2 टीपीडी का आउटपुट है उसमें आपको सीधा मुनाफा ही है। अब ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट हो जाएगा वहाँ पे आपका। बराबर है, तो परफेक्ट है सर। तो आज मुझे क्लियर हुआ कि 10 टीपीडी से क्यों चालू करना चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम 10 टीपीडी को अगर स्टैंडर्डाइज मानते हैं कि वहाँ से स्टार्ट करना है, तो करीबन मेरा जो मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट क्या होगा और कितनी लैंड चाहिए होगी? तो इसका ना एक पूरा सिंपल इंडिया में थंब रूल है इसका। अगर आप पैडी बेस्ड प्लांट लगा रहे हैं तो 0.8 एकड़ और 0.9 एकड़ पर टन लगता है। अच्छा। ओके, लेस देन 1 एकड़। अच्छा। सपोज आप 10 टन का प्लांट लगा रहे हैं, 12 टन का प्लांट लगा रहे हैं, तो 9 एकड़ 10 एकड़ लैंड में 12 टन का प्लांट लग जाएगा। बराबर। ठीक। और अगर आप नेपियर बेस्ड लगा रहे हैं तो 0.7 0.8 एकड़ यानी 0.8 एकड़ मतलब 8 एकड़ में आपका कंफर्टेबली 10 से 12 टन का प्लांट लग जाएगा। अच्छा। और मोटा मोटा पर टन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा सर इसमें? अगर आप पैडी बेस्ड प्लांट बनाते हैं तो वो ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड का प्लांट, जिसमें आपको सिर्फ प्लांट की कॉस्ट को आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि पर टन कॉस्ट क्या है। आपको ये देखना चाहिए कि जो भी प्लांट बना रहा है वो कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहा है, क्या वो इक्विपमेंट ट्राइड एंड टेस्टेड है, परफॉर्मेंस बेस्ड। बिकॉज इंडिया में तो अभी 2 साल ही हुए हैं। अच्छा। 2 प्लांट बन ही रहे हैं, कुछ ही प्लांट कमीशन हुए हैं और जब वो चलेंगे तो अभी कम से कम 3-4 साल लगेंगे।
लेकिन जो प्लांट पहले से चल रहे हैं वहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो इक्विपमेंट लगा रहे हैं। तो हमारी पूरी रिसर्च जो हमने अपना पूरा डिजाइनिंग किया है वो उसी बेस पे किया है कि जहाँ पे प्लांट पूरे चल रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट आती है वो 5.20 करोड़ पर टन आती है फॉर पैडी और 5.10 करोड़ आती है नेपियर। अच्छा पैडी के साथ फायदा ये है कि आप थोड़ा सा नेपियर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा लेकिन अगर खाली आपने नेपियर पे बनाया तो उसमें पैडी यूज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फीडिंग लाइन लगानी पड़ेगी। फीडिंग लाइन डालना पड़ेगा। तो सर आपने बताया कि नेपियर बेस्ड प्लांट है या पैडी बेस है, तो ये अगर अगेन रॉ मटेरियल का भी कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में कि कौन से रॉ मटेरियल के थ्रू जाए, मतलब मैं जाऊँ। और कभी कभार क्या होता है मल्टीपल फीडस्टॉक की भी लोग बात करते हैं, वैसे भी क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि आजकल लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं, सब्सिडी और लोन के बारे में क्वेश्चन कम कर रहे हैं और मेरे को ये टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उनको कन्फ्यूज़न है कि मैं कैसे करूं। अब काफ़ी लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न है कि मान लो नेपियर बेस में चला गया, कल को इतने सीबीजी प्लांट आ जाएंगे कि नेपियर की शॉर्टेज होगी तो मुझे क्या करना चाहिए। तो रॉ मटेरियल को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है सर, आप उसका दूर कर दीजिए। नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन और ये वेरी लॉजिकल और जेन्युइन क्वेश्चन है। पर इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं। पहले तो मैं वो बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक ही सिटी में गवर्नमेंट बहुत सारे प्लांट अप्रूव कर देती है। आप संपूर्ण गोवर्धन पोर्टल पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हर सिटी का एग्री रेजिड्यू वेस्ट कैपेसिटी कितना है उसके हिसाब से प्लांट अप्रूवल होता है। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो इट्स नॉट लाइक कि राजेश भाई ने बोला कि मैं राजकोट में 25 किलोमीटर के एरिया में 5 प्लांट लगा दूं। अच्छा, तो नहीं गवर्नमेंट अप्रूव करेगी क्योंकि वहाँ पे उतना एग्री रेजिड्यू नहीं है। तो पहला तो ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि गवर्नमेंट अच्छा नियम हो गया, प्लांट वहीं अप्रूव करती है जहाँ पे गवर्नमेंट को भी पता है कि इस एरिया में इस टाइप का एग्री रेजिड्यू और काउ डंग और म्युनिसिपल वेस्ट और अदर वेस्ट अवेलेबल है। अच्छा, तो दिस इज कंप्लीटली टेकन केयर। वेरी गुड इनिशिएटिव। यस। सेकंड, जब भी आप प्लांट सेलेक्ट करें तो आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लांट की लोकेशन नेशनल हाईवे से 5-7 किलोमीटर रूरल एरिया के अंदर की तरफ होना चाहिए। अच्छा, हाई टेंशन केबल उसके पास से नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ओके, एटलीस्ट हाफ ए किलोमीटर अवे होना चाहिए वो। तीसरा, वहाँ पे किस चीज़ की फार्मिंग ज़्यादा होती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब में जा रहे हैं तो वहाँ पैडी बहुत अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ जा रहे हैं पैडी बहुत अवेलेबल है। लेकिन गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, जहाँ पे पैडी की फसल ही नहीं होती नहीं है, तो वहाँ पे पैडी आएगा ही नहीं। दूसरा, जहाँ पे नेपियर कहीं भी पैदा हो सकता है, जहाँ पे भी मिट्टी में पानी है वहाँ नेपियर पैदा होता है। और नेपियर ग्रास क्या है? हाथी घास है। अगर आप देखो पुराने जमाने में जो, और पुराने जमाने क्या आज के जमाने में भी जो भी कैटल फीड है वो बेस कैटल फीड हाथी ग्रास ही है, जिसको आज हम नेपियर ग्रास बोलते हैं। बराबर है। ओके, और नेपियर ग्रास एक बहुत रिच रिसोर्स है फॉर सीबीजी प्रोडक्शन। जनरली 100 टन नेपियर ग्रास में 4.2 से 4.5 टन तक गैस आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे कल्टीवेट कर रहे हैं, कैसे काट रहे हैं और कैसे उसको प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपियर ग्रास के साथ, क्योंकि आपको प्लांट का अप्रूवल वहीं मिला है जहाँ पे आप नेपियर ग्रास ग्रो कर सकते हैं, उतनी कैपेसिटी है, तो इसका मतलब वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि फीड स्टॉक में डिपेंडेंसी कितना रखना है। बराबर है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी है कि जो भी सीबीजी का प्लांट डिजाइन होता है वो मल्टी फीड के लिए होता है, केवल एक फीड पे डिपेंड नहीं होता। अच्छा, वो इसलिए डिजाइन होता है कि कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही फीड 25 साल तक कंटिन्यूस हर समय मिलता रहेगा। बराबर है। ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि अभी 2 महीने अवेलेबल है, 3-4 दिन नहीं है अवेलेबल, या अवेलेबल है तो पार्ट अवेलेबल है, या क्रॉप कुछ किसी नेचुरल कैलामिटी हो गया, ओवर रेन हो गई, क्रॉप मेरी वेस्ट हो गई, कुछ हो गया। वैसे हम प्लांट में 45 दिन का स्टॉक रखते हैं, लेकिन फिर भी टू मीट द एक्सीजेंसीज मल्टीपल फीड स्टॉक पे बनता है। अच्छा, तो सपोज नेपियर नहीं मिला तो प्रेस मड मिल सकता है, बगास मिल सकता है जहाँ शुगर इंडस्ट्रीज हैं, वो भी नहीं मिल सकता तो ऑर्गेनिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट तो प्लेंटी अवेलेबल है, यस यस, वो मिल सकता है। इस तरह से कॉटन सीड्स मिल सकते हैं, अदर पीनट्स क्रॉप मिल सकती है, मस्टर्ड मिल सकती है। ओके, तो ऑल दीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ प्लांट कॉन्टिन्यूस चल सकता है। बराबर है। तो रॉ मटेरियल के साथ साथ आपने काफ़ी ये भी बता दिया कि लैंड लोकेशन क्या होना चाहिए, वो आपने अच्छा इनपुट दे दिया सर। तो उसके साथ साथ सर आपने नेपियर का बताया कि 100 मेट्रिक टन जो है नेपियर, उसमें से 4.5 टन तक सीबीजी मिलता है। तो उसका भी थोड़ा कैलकुलेशन रफली समझा दीजिए कि क्या हो सकता है। तो सी नेपियर में क्या है, नेपियर जब हम उगाते हैं तो इसके नेपियर को पैदा करने के बहुत सारे साइंटिफिक तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जिस दिन भी लगाया और कितने दिन में भी काट लिया, ऐसा नहीं होता है। जब हम प्लांट की तैयारी करते हैं लगाने की, तो हम प्लांट की कमिश्निंग से 70 डेज
80 डेज पहले ही क्रॉप को लगा देते हैं, सो दैट कि 78th डे में हम वहाँ से कल्मिनेट करके ला पाए उसको। और फिर हर 70 दिन के बाद वो प्लांट का क्रॉप निकलता रहेगा, और एक बार क्रॉप लगाने के बाद उसको आप 5 बार तक उससे एनुअली क्रॉप ले सकते हैं। अच्छा। तो 1 एकड़ में ऑन एन एवरेज 160 टू 165 टन नेपियर ग्रास अच्छा। आ जाता है। ओके, और इसका थंब रूल ये है कि जितनी आपको नेपियर ग्रास चाहिए, सपोज आपने 10 टीपीडी का प्लांट लगाया और फॉर एग्जांपल हम 4% का 100 टन में 4% का ईल्ड लेके चले, तो लगभग 250 टन आपको 240 टू 250 टन आपको नेपियर ग्रास लगेगा। और इसके साथ आपको 2% से 3% काऊ डंग लगेगा। ओके, तो 240 टन पर डे नेपियर ग्रास के लिए मैक्सिमम 450 एकड़ में आपका काम पूरे साल चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा। तो सर आपने रॉ मटेरियल के बारे में कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया, मल्टी फीड स्टॉक के बारे में बताया, कैपेसिटी भी आपने बता दी कि 10 टीपीडी से तो नीचे जाना नहीं है। अब टेक्नोलॉजी में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। अब मैं अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ, सबको मिल रहा हूँ, तो सब अपनी टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं मेरे को कि आप ये करो, ये उससे बढ़िया है, ये है, वो है। तो काफ़ी जो है वो मिसकमिटमेंट्स मुझे लग रहा है कि मिल रहा है मार्केट में। काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी है, फुल्स कमिटमेंट भी है। काफ़ी प्रोजेक्ट, 1-2 प्रोजेक्ट तो मेरे पास सर ऐसे आए कि जिनका डिसबर्समेंट हो गया, लोन ले ली, बंदे को, सप्लायर को मिल गया, लेकिन प्लांट आज तक भी चालू नहीं हुआ, 2-3 साल चले गए। अब तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इस सिनेरियो में लोग थोड़े नेगेटिव हो जा रहे हैं सीबीजी के लिए, तो यहाँ पे इन्वेस्टर को थोड़ा सावचेत होने की ज़रूरत लग रही है मेरे को। तो क्या ध्यान रखना चाहिए सर, आप क्या बताओगे इसमें? तो राजेश भाई, आप ही के क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है। अच्छा। ठीक है, आप ऐसा सोचो, हम्म। इसको मैं गोल्ड के रेट से एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये बड़ा सबसे सिंपल है लोगों को समझाने के लिए। अच्छा। अगर 1 तोला गोल्ड 1,50,000 का आता है, बराबर 24 कैरेट, बराबर है। कोई आदमी अगर इसको 1,30,000 का दे रहा है, तो आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए क्या बराबर है कि भाई ये क्यों दे रहा है, इसमें पीतल होगा, कुछ कॉपर मिलाया होगा या पीतल मिलाया होगा, 24 की जगह 18 कैरेट होगा, बराबर ओके, या 17 कैरेट होगा, 20 कैरेट होगा, 24 कैरेट तो नहीं होगा। बराबर। अगर कोई चीज 24 कैरेट नहीं है तो इसका आपको ही पता है। अगर एक प्लांट लगाने की कॉस्ट ऑन एन एवरेज 5.20 करोड़ पर टन आती है, कोई आदमी इसको 4.5 करोड़, 4.25 करोड़ बोल देता है, तो वहीं आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई मैं लगाऊं या ना लगाऊं, पहले तो चेक करो। दूसरा, जिससे आप लगवा रहे हैं उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। खाली प्लांट लगाया है तो चल रहा है तो कितनी कैपेसिटी पे चल रहा है, या उन्होंने जब लगाया था तो कैसे, क्या बोल के लगाया था और अब उसकी क्या कंडीशन आ रही है, ये सारे क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेने चाहिए। प्लस जिनके साथ इन्होंने एलओआई साइन किया, क्या वो उतनी क्वालिटी ऑफ गैस मीट कर पा रहे हैं। तो इसमें कॉस्ट पे ना जाके क्वालिटी, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका, अगर आज प्लांट बना है तो एक अच्छी कंपनी कोई भी प्लांट बनाएगी, वो ये नहीं चाहेगी कि उसका नाम खराब हो। सपोज ग्रूनर कोई प्लांट बनाएगा तो हम वो प्लांट में हाथ ही नहीं डालेंगे जिसमें हमको पता है कि ये नहीं चलेगा। जैसे आपने मुझे पूछा किस कैपेसिटी का होना चाहिए, तो हम 10 टन से नीचे बनाते ही नहीं है। शुरू में हमने 2-4 प्लांट बनाए लोगों के, बट हमको समझ में आ गया कि 10-12 से नीचे पे ये जाना नहीं चाहिए। अगर आप जा रहे हो तो आपका नाम खराब होगा। तो दूसरा, उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी कौन सी लगाई। आज हर कोई बोलता है कि मेरे पास जर्मन टेक्नोलॉजी है, तो क्या जर्मन टेक्नोलॉजी वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पे ली हुई है, अपनी ओन टेक्नोलॉजी, या आप डिज़ाइन खुद कर रहे हैं, आपको पता है प्लांट का डिज़ाइन कैसे हो रहा है, अंदर उसके अंदर क्या पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं, क्या फीडिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या डाइजेस्टर्स में की हेल्थ के लिए क्या क्या प्रोविज़न लिए जा रहे हैं, और मेरा रेटेड आउटपुट कैसे आएगा, इसकी क्या एश्योरिटी है, प्योरिटी की क्या एश्योरिटी है, प्योरिटी कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी प्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुई तो आपका सीजीडी गैस नहीं खरीदेगा। ओके, जब वो व्हीकल में भरी जाएगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो आपको अभी तो लगेगा कि प्लांट मेरा कम कॉस्ट में लग गया, लेकिन जब आप 2 साल 1.5 साल निकलेगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने ये क्या गलती कर दिया। मेरे पास इतने प्लांट के लोग आते हैं गुजरात से कम 15 प्लांट गुजरात में बंद पड़े हुए हैं, 5 टन 6 टन 3 टन के जो बनाए हुए हैं। अब वो आते हैं, बोलते हैं सर इसको पूरा रिनोवेट कर दीजिए। अब आप मुझे बताओ, पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, उसको डिमोलिश करके मैं नया बनाऊँ तो कॉस्ट पूरी लगने वाली है। तो फोल्डेड हैंड हम उनको बोलते हैं सर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमको गाइड ही कर सकते हैं बस। तो सर मैं भी जब कोई बंदा मुझसे मिलने आता है और सीबीजी सब्सिडी और लोन के बारे में पूछने के बाद वो मुझे पूछता है कि अच्छा सप्लायर कौन है, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं डायरेक्ट तो किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसके बारे में, टेक्निकल है।
तो मैं उनको एक चीज़ बताता हूँ कि आप एक काम करो, 5 जो चालू प्रोजेक्ट है वो आप विजिट कर लो Correct. और 5 जो बंद पड़े हुए उसको विजिट कर लो। बिल्कुल। तो इससे कि आपका फंडामेंटली क्लियर हो जाएगा कि क्यों बंद पड़े हुए और ये क्यों चालू है। तो वहाँ आप एक डिसीजन ले सकते हो और जजमेंट ले सकते हो, और आपका बजट भी है, क्योंकि बजट के हिसाब से आप डिसीजन लोगे कि कहाँ जाना है। या तो आप प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दोगे, या आप जाओगे तो अच्छी कंपनी के साथ चले जाओगे। तो ये दोनों ऑप्शन है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी, आपने काफ़ी जगह पे अब घूमे हो, काफ़ी लोगों को आपने क्वेश्चन किए हैं, फिर भी क्लियरिटी नहीं है। तो आप इस टाइप के वीडियो में हमारे कमेंट में क्वेश्चन पूछो आपके जो क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि नए पॉडकास्ट में भी हम उसको कवर कर लेंगे, या तो जो लोग हमारे साथ, जो गेस्ट है हमारे, वो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं यहाँ पे कि आप ये करो, कन्फ्यूज़न है तो हो सकता है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई लाइक जैसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि कौन सी टेक्नोलॉजी से हमें जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या कि क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो डिटेल में वो रिसर्च करेगा, काफ़ी घूमेगा, उसके बाद भी गलती कर रहा है। तो आपका इसमें सजेशन क्या है सर? तो टेक्नोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है। सीबीजी का मीन्स इसका बेस ही टेक्नोलॉजी है, क्योंकि डाइजेस्टर आप बोलते हैं जैसे सीबीजी प्लांट में डाइजेस्टर लगता है, तो डाइजेस्टर ही सारा इसका बेस है। क्योंकि अगर जब तक वो फिक्स नहीं होगा तो बाकी सारी चीज़ें फिर आउटसाइड है। तो इंडिया के हिसाब से मैं बात करूँगा कि अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो एक ही टेक्नोलॉजी चलता है, दैट इज CSTR टेक्नोलॉजी, जो इंडिया के एनवायरनमेंट, सारे पूरे साल की जो हमारे मौसम की वेरिएशन होते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, ह्यूमिडिटी, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, और उस मौसम के हिसाब से जो क्रॉप निकलता है, रॉ मटेरियल जिसको आप फीड स्टॉक बोलते हैं, उसकी वेरिएशन को ध्यान में रख के, फॉर अस एंड इन ग्रोनर एंड इन आवर रिसर्च, वी आर वेरी क्लियर कि ओनली द CSTR टेक्नोलॉजी इज फीजिबल इन इंडियन एनवायरनमेंट। और वो कन्वेंशनल भी है और कन्वेंशनल है। हाँ। इसमें भी 2 टाइप होती हैं। अगर आप नेपियर बेस्ड प्लांट लगा रहे हैं, नेपियर प्लस अदर फीड मिक्स लगा रहे हैं, तो इसमें मीसोफिलिक लगता है। अच्छा। जिसका टेम्परेचर 40-45 डिग्री के आसपास हम डाइजेस्टर का अंदर रखते हैं। अच्छा। और अगर आप पैडी बेस्ड लगा रहे हैं, क्योंकि पैडी हैवी सब्सटेंस होता है, इसमें यील्ड बहुत होता है, अच्छा। हार्ड शेल होता है, तो उसको हमको लिग्निन को ब्रेक करना होता है। अच्छा। जिससे कि बैक्टीरिया आसानी से बने और अच्छे से गैस वो निकाले। अच्छा। तो उसके लिए हमको 55 डिग्री टेम्परेचर के आसपास रखना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड थर्मोफिलिक प्रोसेस। अच्छा। ये होता है। प्लस इसका बॉटम फीड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अच्छा। अच्छा। और डाइजेस्टर का साइज एटलीस्ट 9 to 10,000 क्यूबिक मीटर का होना चाहिए। अच्छा। तो मतलब ये डाइजेस्टर के साइज में पर डाइजेस्टर कितना आउटपुट आ जाता है? तो इसमें ऐसा होता है, जैसे अगर मैं 10 टन का प्लांट लगा रहा हूँ तो मैं 3 डाइजेस्टर लगाता हूँ। अच्छा। अच्छा। 2 नॉर्मल डाइजेस्टर्स, एक पोस्ट फर्मेंटेशन डाइजेस्टर। अच्छा। अच्छा। उसका फायदा ये रहता है कि पहले 2 डाइजेस्टर्स में उस क्रॉप का जितना एक्सट्रैक्ट हो सकता था वो हमने निकाल लिया, फिर बचा हुआ हम पोस्ट फर्मेंटेशन से निकाल लेते हैं। तो टोटल ओवरऑल फीड से हमारी आउटपुट यील्ड बहुत बढ़ जाती है। जैसे आपको अगर मैं सादा भाषा में जवाब दूं, आपने कभी गन्ने का जूस पिया है? हाँ। आप गन्ने वाले की दुकान पे गए ना, वो कैसे निकालता है? वो बराबर निचोड़ता है वो। पहले एक सीधा डालता है, फिर उसको उसका साइज छोटा करता जाता है, फिर वो फिर क्रश करता है, फिर वो ऐसे घुमाता है व्हील को और थोड़ा सा खोजा करता है, फिर करता जाता है, फिर लास्ट में सब कुछ मिला के उसको दबा के फिर उसको निकालता है। तो वो लास्ट तक बगास बनने तक उसका जूस निकाल लेता है। बराबर है। ऑलमोस्ट यही इन डाइजेस्टर्स में होता है, प्री एंड पोस्ट फर्मेंटर्स। अच्छा। अच्छा सर, दूसरा भी एक जो मेरे पास सवाल आए हैं और मैंने जो समझा है लोगों के क्वेश्चन के ऊपर से, कि लोग समझते हैं कि मैंने फीड स्टॉक डाल दिया डाइजेस्टर के अंदर, मेरा काम खत्म हो गया, ये मेरा सीबीजी बनता रहेगा। तो डाइजेस्टर जो है उसका क्रूशियल रोल है सीबीजी प्लांट के अंदर। तो डाइजेस्टर के बारे में उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या पहले समझ लेना चाहिए सीबीजी प्लांट डालने से पहले और ईपीसी फाइनल करने से पहले? बहुत ही, देखिए, ईपीसी फाइनल करने से पहले तो एक सिंपल इसका आंसर है, दिस इज जस्ट लाइक ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बराबर। ईपीसी पार्टनर इज नॉट लाइक कि आया, बनाया और चला गया, बिकॉज आज सोशल मीडिया का टाइम है। जिस भी ईपीसी ने बनाया, अगर सपोज वो प्लांट साल में बना और बन के वो 6 महीने नहीं चला, तो एक सोशल मीडिया न्यूज विल ruin द एंटायर ईपीसी कंपनी। बराबर है। तो आपको एक, जैसे घर में एक आप कोई संबंध करते हैं या मैरिज करते हैं या कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, उसको उसी तरह से इस वाले ईपीसी को सेलेक्ट करना चाहिए। बराबर। दूसरा, उसका क्रेडेंशियल्स चेक कर लेना चाहिए कि, क्योंकि अभी 3 ही साल पुराना बिजनेस है, 2 साल में प्लांट बने, 1 साल से लोगों की कमीशनिंग हो रही है, रैंपिंग अप हो रही है, तो क्या वाकई में जो प्लांट उसने बनाया है वो आउटपुट दे पा रहा है? अच्छा। या उसकी फीडबैक जिसके लिए बनाया है उसके प्लांट में जाके
उसके कुछ रिकॉर्ड्स देख के आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा सतना प्लांट है, हमने वो 20 TPD के लिए डिजाइन किया था ओरिजिनल। आज हम उससे 23.5 टन निकाल रहे हैं, क्योंकि एशिया का लार्जेस्ट प्रोडक्शन है फ्रॉम एनी सिंगल प्लांट। अच्छा अच्छा। दिस प्लांट इज कैपेबल टू गिव 120%। हम लोग 26 टन भी कर सकते थे, अच्छा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन और बहुत सारे अदर फैक्टर्स की वजह से हमको 23.5 टन पे रोकना पड़ा। अच्छा, और ये भी 20 घंटे के प्रोडक्शन में है, अच्छा, 20 घंटे पर डे में। अगर मैं इसको 22 घंटे कर दूं तो 24 निकल आएगा। अच्छा अच्छा। इसके दो रीजन है, टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारी इन हाउस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पूरी जर्मन टीम है जो जिनके पास एक एक आदमी के पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस है डिजाइन करने का। तो वो डिजाइन ही इस तरह से करते हैं कि डाइजेस्टर्स के, डाइजेस्टर क्या है, हम कोई खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट कराना है, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टर। बराबर। जब हम डाइजेस्ट, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम्स होकर खाने को पचाते हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी जो हमने फीड किया है उसको पचाते हैं, उसके लिए बैक्टीरिया करने हैं। बराबर। तो कोई चीज़ वहाँ पे जमा ना हो, क्रस्ट ना बने डाइजेस्टर में नीचे, डाइजेस्टर कॉन्टिन्यूस स्टीयर होता रहे, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कौन से वाले कर रहे हैं, कितनी अंदर pH वैल्यू रखना है, कितना विस्कोसिटी रखना है, कितना TS रखना है, किस टाइप का फीड किस प्रोपोर्शन में हमको देना है, और फीड देने से पहले उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। जैसे पैडी है, अगर पैडी का अगर हमारा प्लांट में जाके देखेंगे तो आज हम इतना इनोवेशन ले आए हैं कि पैडी फीड होने से पहले ही लगभग क्रश हो जाके स्लरी फॉर्म में बन जाती है। अच्छा अच्छा। तब वो डाइजेस्टर के अंदर जाती है। जब वो डाइजेस्टर के अंदर जाती है तो हमारे प्लांट में हम पैडी में 12 से 13% तक का यील्ड दे रहे हैं, तो डाइजेशन इजी हो जाएगा उसके लिए। करेक्ट। तो प्री ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर फीडिंग इनटू डाइजेस्टर। देन डाइजेस्टर में इक्विपमेंट, जैसे अभी पहले अगर आप पैडी का देखें तो हैमर मिल आता था, अब हैमर मिल नहीं चल पा रहा है। एक तो पावर कंजम्पशन बहुत होता है। हैमर मिल क्या है, किसी चीज को कूटना। हाँ। अब वो नहीं कूट पा रहा है तो इतना लिग्निन नहीं टूट रहा है, तो एक्सट्रूडर आ गए। एक्सट्रूडर के साथ फिर उसमें रिबन मिक्सचर आ गया, रिबन मिक्सचर के साथ वॉकिंग फ्लोर आ गया। वॉकिंग फ्लोर और सिलरी को मिक्स करने के बाद में जब पूरा पैडी का ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो अंदर जाता है, तो वही पैडी जो 9% दे रहा था वो 11-12% यील्ड दे रहा है। बराबर है। इसीलिए इसी तरह नेपियर ग्रास है, नेपियर ग्रास को लेके हमने पहले साइलो में रखा, 45 डेज तक का हम साइलेजिंग करके रखते हैं, और वो उसी फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरह से वो प्रोसेस चलता रहता है। और नेपियर, प्री फर्मेंटेड नेपियर हम ग्राइंडर में डालते हैं और उसको पूरा ऑलमोस्ट लिक्विड चटनी की तरह बना के फिर उसमें कावडंग मिक्स करके फिर बायोमर्स के थ्रू अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो ये प्री मिक्स एंड फीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर गेटिंग द मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द डाइजेस्टर्स एंड द डिजाइन ऑफ डाइजेस्टर इनसाइड। फॉर एग्जांपल हम जो लगाते हैं वो 10 मीटर के लॉन्ग शाफ्ट पैडल एजिटेटर्स लगाते हैं। उससे क्या होता है कि 1 इंच नीचे बलून के और 1 इंच नीचे डाइजेस्टर की जमीन के वो पैडल घूमता रहता है। तो ऐसे 3 लगाते हैं 10-10 मीटर के। अच्छा। वो साइकिल की तरह ऐसे चलता रहता है। और 3 हम लगाते हैं लॉन्ग शाफ्ट एजिटेटर्स। अच्छा, ऊपर और नीचे सामने। अच्छा। तो ऊपर से नीचे तक घूम रहे हैं और साइड से घूम रहा है, कर्व बन रहा है तो पूरा, कोई वर्लपूल बन जा रहा है। अच्छा, वर्लपूल बन जाएगा। और अंदर फिर कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे क्रस्ट बन पाए, क्योंकि अगर क्रस्ट बन गया कोई भी चीज फॉर्म हो गई, भाई नीचे आप जमा करते रहेंगे तो जम जाएगी, जमेगी तो डाइजेस्टर खोलना पड़ेगा, डाइजेस्टर खोलना पड़ेगा, प्लांट खुल गया पूरा का पूरा। तो हमारी टेक्नोलॉजी में हमारा अपना विश्वास है और जो हमारे डिजाइनर्स हैं उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, हमें उम्मीद है कि 10 से 15 साल कम से कम उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मिनिमम। अच्छा, इतना आराम से चलेगा ये। तो सर आपने बताया कि 10-15 साल खोलना नहीं पड़ेगा, यानी 15 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं है डाइजेस्टर के अंदर, और पूरा जो प्लांट है उसका क्या मेंटेनेंस रहेगा और लाइफ क्या रहेगा आपके हिसाब से? तो जो हम प्लांट डिजाइन करते हैं वो 20 से 25 साल के हिसाब से करते हैं। अच्छा। हमारा डिजाइन पूरा 20 से 25 साल का होता है। जहाँ तक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का सवाल है तो इसमें 2 ऑप्शंस कस्टमर्स के पास होते हैं, इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, कि हम पीजीटीआर के बाद उनको हैंडओवर कर दें, और जब हम पीजीटीआर मतलब पोस्ट गारंटी टेस्टर, तो जो 3 महीने 12 महीने में प्लांट बनता है, 3 महीने में पीजीटीआर होता है, तो उस 3 महीने में हम उनकी मैन पावर को ट्रेन कर देते हैं कि आपको ऐसे प्लांट चलाना है, ओके, जिससे कि प्लांट की आप ऑप्टिमल आउटपुट आता रहे और मिनिमम मेंटेनेंस होती है। बराबर। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मैकेनिकल प्लांट है और 24/7 चलने वाला प्लांट है, और हमारा प्लांट जनरली हम आइडिया लेते हैं 20 घंटे रोज 350 दिन चलेगा। बराबर है। ओके। तो इसमें कंज्यूमेबल्स लगते हैं और बहुत सारे रूटीन मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, उनको रिप्लेस करना पड़ता है। कुछ कैपिटल स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं पैडी के केस में या अदर उसमें, वो रूटीन में चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो हम इक्विपमेंट लगा रहे हैं, चाहे वो पंप हो, चाहे वो एजिटेटर्स हो, चाहे वो कंप्रेसर्स हो, चाहे वो
गैस प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी हो, वो सारे वो लगा रहे हैं जो ऑलरेडी 20 साल के ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। अच्छा। तो अगर उनकी लॉन्गिविटी और लाइफ शेल्फ लाइफ देखने के बाद में पहले साल तो सब कुछ गारंटी वारंटी में ही रहता है, ओनली दी कंज्यूमेबल्स यूज होते हैं। तो आप ऐसा मानो कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एक 10-12 टन का प्लांट चलाना है, तो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए साल का आपका मेंटेनेंस आएगा। अच्छा, तो मतलब 5 करोड़ आपका सालाना मेंटेनेंस आ जाएगा सेकंड ईयर से, आई थिंक सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में जनरली ये 3-3.5 करोड़ 3-3.5 करोड़ आ जाएगा। अच्छा, मैंने सर जैसे आपने बताया डाइजेस्टर अगर परफेक्ट हो गया, अपना बायोगैस भी आ रहा है, तो बायोगैस को लेके जाना है अपना प्यूरिफिकेशन सिस्टम में, बराबर। तो वहाँ पे क्या मिसमैच होता है, क्या गलती हो जाती है? मैंने सुना है कि यहाँ पे गैस लॉस ज़्यादा हो जाता है, और वो मतलब जो अपना कॉमर्शियल वायबिलिटी है, क्योंकि बैंक्स मुझे क्वेश्चन करती है जब मैं प्रपोजल देता हूँ लोन के लिए, तो ये कॉमर्शियल वायबिलिटी में काफ़ी प्ले कर रहा है रोल। तो उसमें सर आपका क्या कहना है? तो आप ऐसा देखो कि किसी भी चीज़ के 2 ऑप्शन होते हैं। गैस प्योरिफिकेशन के भी 2 ऑप्शन है। अच्छा। एक बीपीएसए टेक्नोलॉजी, एक मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है। अच्छा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, जिससे जो आपके दर्शक हैं उनको समझ में आसानी से आ जाएगा। अच्छा। आप बैटरी देखते होंगे, तो पहले VLRA बैटरी आती थी, ठीक है, फिर लिथियम आयन बैटरी आ गई। अच्छा। VLRA बैटरी की प्रॉब्लम क्या थी? ये लेड एसिड बैटरी होती है, वोल्टेज रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज। इसमें पहले दिन से खरीदने से लेके बैटरी की आउटपुट रिड्यूस होता जाता है। अच्छा। और अगर मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम हुई तो और ज़्यादा कम हो जाता है। अच्छा। जैसे अगर मैंने एक बैटरी 100 एम्पियर आवर की ली, तो ये 90 एम्पियर आवर पहले साल देगी। अच्छा। दूसरे साल में 70 एम्पियर आवर हो जाएगा, अच्छा। तीसरे में 60 हो जाएगा, चौथे में 5 हो जाएगा, और 5 में आते आते इसका दम निकल जाएगा। बराबर। एक लिथियम आयन बैटरी होती है। लिथियम आयन बैटरी आज आप जैसे कारों में लग रही है, ईवी में लग रही है, और हर जगह लिथियम आयन ही चेंज हो रहा है। एक तो इसमें मेंटेनेंस नहीं है, पहले लिथियम की कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी, अब लिथियम की कॉस्ट भी कम हो गई लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी पहले दिन से जिस परसेंटेज पे आउटपुट देती है, जैसे 90%, 95% पे आउटपुट देती है, ये 5, 10, 8 साल यही चलेगा, डिटोरिएट नहीं होगा। बराबर। तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भी लिटिल बिट हायर, बट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी मोर बेनिफिशियल। सेम यहाँ पर है, अगर आप VPSA टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका काफ़ी कम होता है। मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4 करोड़ रुपए, अगर सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, VPSA में, और मेम्ब्रेन में 8-9 करोड़ रुपए लगता है। लेकिन मेम्ब्रेन कम से कम 15 साल चलती है। अच्छा। अभी तक यूरोपियन कंट्रीज में 15 साल से नीचे इसकी कोई रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस नहीं आई। अच्छा। इसमें खाली कार्बन और अदर थोड़े मोटे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जो लगभग ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लाख रुपए साल के वो कंज्यूम होते हैं। बस वो उनको चेंज होता रहता है, और ये 15-16 साल हमें उम्मीद है कि शायद कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन और इसमें मीथेन परसेंटेज आपका 3% से ज़्यादा लॉस नहीं होता। अच्छा। अच्छा। ओके, और जो प्योरिटी ऑफ मीथेन है वो 97 से ज़्यादा होती है। अच्छा। VPSA में यही मीथेन लॉस ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। अच्छा। तो जितना आपका मीथेन लॉस बढ़ा, उतना आपका प्रोडक्शन कम हुआ, और उतनी इम्प्योरिटीज ज्यादा हुई। अगर इम्प्योरिटीज ज्यादा हुई तो जिसको आप CGD को बेच रहे हो, वो जब वो भरेगा गाड़ियों में, वहाँ कंप्लेंट आएंगी। कंप्लेंट आएंगी तो दूसरी बार से वो खरीदेगा नहीं। तीसरा, जिस दिन से आपकी प्योरिटी कम हुई तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी इम्पैक्ट हो जाती है। बराबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपने एक बार में ले लिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो अदर सब्सिडीज चल रही हैं वो सारी इम्पैक्ट हो जाती है। तो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी पर ही जाना चाहिए और वो ही लगानी चाहिए। अच्छा, तो प्यूरिफिकेशन में भी मतलब देखना पड़ेगा काफ़ी चीज़ें जो है वो। और सर आपने बताया कि CGD की बात की आपने, तो जो OMC है, क्योंकि अभी CBG बनाने के बाद बेचना भी है हमें, जैसे कि आपने पहले बताया कि एश्योर्ड है, मार्केट एश्योर्ड है, लेकिन कैसे एश्योर्ड है? मतलब जो CGD है वो कैसे एग्रीमेंट करती है, कितने सालों के लिए एग्रीमेंट करती है? एग्रीमेंट करने के लिए लोगों को क्या चीज़ें समझ लेनी चाहिए, किसी भी CGD को या OMC को अप्रोच करने से पहले क्या चीज़ें समझ लेनी चाहिए, और इसके बारे में थोड़ा आप गाइडेंस दीजिए सर इसमें। तो ये अगर आप देखें तो ये जैसा मैंने शुरू में बताया कि दिस इज द ओनली बिजनेस वेयर द सेल इज एश्योर्ड। बराबर। तो अब सेल एश्योर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, लैंड सिलेक्शन आप उसी एरिया में करेंगे जहाँ पे कोई CGD हो। फिर आप उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कराते हैं कि भाई यहाँ पे कितना गैस बिकती है अभी रिटेल में, क्योंकि जिस CGD को आप बेचेंगे उसको लेना है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है कि फ्रॉम 27-28 ऑनवर्ड 5% CBG गैस लेना ही है उसको। मतलब 5% का मतलब है जितने kg वो गैस बेचता है अभी, उसका 5% उसको CBG लेके डालना ही है। अच्छा, उनके लिए कंपलसरी है ये, मैंडेटरी है ऑलमोस्ट। तो उसका मतलब जो टोटल सेल है इंडिया का गैस का, उस CGD का
उस सीजीडी का, उस सीजीडी उसका 5%। 5% उसको अच्छा देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। जैसे आप अपने गुजरात का एग्जांपल ले लो, सपोज गुजरात गैस 10 मिलियन गैस बेचता है, उसमें से 5 मिलियन वो डोमेस्टिक और सीएनजी में बेचता है, बराबर। तो 5 मिलियन का 5% उसको डालना है। अच्छा अच्छा। तो लैंड का सिलेक्शन जब आप करते हैं तो आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कि कौन सा सीजीडी वहाँ पे ऑपरेशनल है, क्योंकि गैस तभी वो आपका लेगा। सीजीडी नहीं होगा तो गैस बिकेगी नहीं। बिकेगी नहीं। उस सीजीडी की रिक्वायरमेंट कितनी है ये आपको पहले स्टडी कर लेना चाहिए। उस सीजीडी में जाके लोगों से बात कर लेना चाहिए कि भाई मैं प्लांट लगा रहा हूँ यहाँ पे। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा संपूर्णा में अपनी फर्म का, और फिर जब सीजीडी बोलेगा कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पे इतनी कैपेसिटी आराम से चल जाएगी। बरोबर। हमारा मानना है कि कोई भी सीजीडी हो जहाँ ऑपरेशनल है, 10 टन उसके लिए कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है। बरोबर। 10 टन मतलब 10,000 केजी। अच्छा। 10,000 केजी मतलब 2 सीएनजी स्टेशन। बरोबर है। 2 सीएनजी स्टेशन मतलब कि कितने व्हीकल को आज ट्रक और बस में डालो तो 200 केजी तो एक बस ही ले लेती है। बरोबर है। तो कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है लगाने का, तो वो ले लेती है। इसके प्रोसेस है इसका कि आपने जब लैंड सिलेक्शन कर लिया, आपने ईपीसी फाइनल कर लिया, ईपीसी के साथ एलओआई कर लिया आपने, उस एलओआई के बेस पे और जो भी सीजीडी या ऑयल मार्केटिंग कंपनी है थ्रू गेल, वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो जाता है। बरोबर। हैप्पीली दे डू इट। एनी सीजीडी विल कम फॉरवर्ड टू यू टू साइन दी। उसमें वो एमओयू साइन करती है कि मैं आपसे गैस खरीदूंगा। बरोबर। ओके। लेकिन जो फर्म एग्रीमेंट होता है वो प्रोडक्शन से 2 से 3 महीने पहले होता है। अच्छा। क्योंकि तब तक उसको पता नहीं है ना, गैस ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आप बना के रख सकें। क्योंकि जब आप उसको एश्योर करेंगे कि इस दिन से इतना गैस मैं आपको दूंगा, तो उसी दिन से वो उतने गैस की कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा ना आगे बेचने के लिए, या उसके लिए तैयारी करेगा। अगर आपने नहीं दी और उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया तो कस्टमर उसको बूम मारेगा। अच्छा। इसलिए बहुत ही इस प्रोसेस को मेटिकुलसली ध्यान रखना पड़ता है। तो वो 2 से 3 महीने पहले करता है, और जनरली जितने साल की प्रोडक्शन इसकी प्लांट की लाइफ है उतने साल तक का एग्रीमेंट करते हैं वो। अच्छा। और कंटिन्यूअस उनको गैस चाहिए होता है, बट प्योरिटी का आपको ध्यान रखना है। तो सर जैसे हमने गैस प्यूरिफाई कर लिया, सीजीडी से अपना एग्रीमेंट भी हो गया, हमने जो 95% से ऊपर का जो प्यूरिफिकेशन है वो भी दे दिया, तो मतलब हमारा गैस तो बिक रहा है, अच्छी तरीके से आपने समझा दिया, वहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब कन्फ्यूज़न है कि गैस तो हो गया अपना, लेकिन मुझे लग रहा है जो मैंने समझा है और लोगों के क्वेश्चन मैंने अटेंड किए हैं, फर्टिलाइज़र है ना वो हेडेक भी है लोगों के लिए, और मुझे लग रहा है वो गेम चेंजर भी है। तो दोनों सिनेरियो में आपका क्या कहना है? तो पहले तो ये कि फर्टिलाइजर हेडेक नहीं है। अच्छा। ये मिसकंसेप्शन है। अच्छा। आप देखो जब भी कोई आप नई इंडस्ट्री लगाते हो तो उसको लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है। अच्छा। आप एग्जांपल लीजिए, अभी ओला उबर आए थे इंडिया में, फर्स्ट राइड फ्री देते थे, सेकंड राइड पे 50% डिस्काउंट देते थे, थर्ड राइड पे 25% देते थे, और फोर्थ राइड से वो मनमाना पैसा वसूल करते थे। अच्छा। आज आपको आदत लग गई ओला उबर की पूरी। बराबर। सिमिलरली एफओएम है, क्योंकि अभी किसान को पता नहीं है, वो अभी यूरिया यूज करता आ रहा है। अच्छा। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी और इसका जमाना है सोशल मीडिया का, तो किसानों को भी अवेयरनेस हो रहा है कि जो मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहा हूँ ये मेरी सॉइल की हेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। बराबर है। ओके। तो एक पॉइंट पे आके आपको इसको रिजोन्युएट तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे ह्यूमन बॉडी, अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा या प्रोटीन नहीं खाऊंगा तो मेरी मसल्स वीक होती जाएंगी, मैं 50 से ऊपर जाऊंगा तो बेकार हो जाऊंगा। बराबर। तो वही मिट्टी की भी हालत वही है, क्योंकि उससे आपको प्रोड्यूस करना है। तो जब आप प्लांट लगाएंगे तो उसी बीच में आपको अपना अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा किसानों के साथ। जब आपका शुरू का फर्टिलाइजर निकलेगा तो आप इसको अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मानिए। आप किसानों को बुलाइए, बोलिए कि आप इसको अपने ट्रैक्टर में ले जाइए। अभी यू डोंट स्पेंड मनी ऑन बैगिंग और अदर थिंग, बोलो अपना ट्रैक्टर लेके आओ, ले जाओ। उनको 2 क्रॉप उससे निकालने दो। बराबर है। जब वो 2 क्रॉप निकाल लेंगे तो उसको अपने आप पता लग जाएगा कि पहले सपोज 1 एकड़ में वो 10, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ऐसे मत लेना कि मैंने फिगर बोला है, 1 एकड़ में सपोज वो 10 क्विंटल गेहूं निकालता था। आपका एफओएम यूज करने के बाद वो 11 क्विंटल हो गया, उसका 1 क्विंटल का यील्ड बढ़ गया। प्लस जब वो मिट्टी की टेस्टिंग कराएगा सॉइल की, तो उसमें पता लगेगा कि इसकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो गई है। अच्छा। तो दूसरी बार वो सामने से आपको आके बोलेगा कि सर मुझे इसकी जगह इतना टन चाहिए। अच्छा। जैसे ही 2 क्रॉप निकलती हैं तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और तब तक आप भी पूरी तरह मैच्योर हो जाते हो, क्योंकि 1 साल प्लांट चल चुका होता है आपका। अच्छा। तो आप उसको नाइसली एक अच्छी सी पैकेजिंग में बनाइए, अपने एक ब्रांड को इस तरह से प्रमोट कीजिए, फार्मर्स के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, और फिर आराम से बिकता है। अगर मैं आपको जगह तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे जितने प्लांट्स चल रहे हैं वहाँ पे ये एज ऑफ टुडे पैकिंग के साथ 9 से 11 रुपए में बिक रहा है। क्या बात है। एफओएम। तो लोग तो बोल रहे हैं कि 1.5-2 रुपया में ये मिसकॉन्सेप्शन और मिसनोमर और मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट। अच्छा अच्छा। और एग्जांपल देता हूँ, आपको नहीं बेचना है फार्मर को, आपको हेडेक नहीं करना, आप अपना पैलेटिंग यूनिट लगा लो।
अच्छा, और पैलेट तो बिकते ही हैं, हर चीज़ एप्लीकेशन में यूज़ होते वो हैं। तो जहाँ बिक रहे हैं। बॉयलर है, जहाँ पे हीट जनरेट करनी है, वो पैलेट बना के बेचो। पैलेट प्लांट 1-2 करोड़ रुपए में लग जाता है और उसका रेवेन्यू आ जाता है। अगर 2000 कैलोरीफिक वैल्यू 7-8 रुपए आपको वैसे ही मिल जाते हैं। बरोबर है। तो मतलब जो तो 2 रुपए की बिक रही है चीज़ आप है। मिनिमम मान के चलिए कि एफओएम में 2 रुपए आप आराम से कमा सकते हैं मिनिमम सारा खर्चा करके। बहुत ज़्यादा तो कर ही सकते हैं, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। बराबर है। तो जो 2 रुपए की चीज़ थी उसमें आप 2-3 रुपए और ऐड कर दोगे तो 8-9 रुपए से लेकर 11 रुपए तक देखो बिस्पा पैकेजिंग तो आपको दिखाना करना पड़ता है पड़ेगा। ना। हाँ, अब हाँ, आप हाँ। खुद भी कोई सामान तो ये खरीदने स्मार्ट जाते हैं। मूव होगी जब डिसीजन ले रहे हो आप 50 करोड़ डाल रहे हो तो और 2-3 करोड़ डाल दो तो वहाँ पे आपका काम ईज़ी हो जाएगा। 2-3 करोड़ क्या, ये तो आपका अभी निकला है। इसको आपको जिसको बेचना है उसको अब आप एग्जांपल लीजिए। एक मोबाइल कंपनी आई थी, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, 2016 में। उसने पहले बोला फ्री मोबाइल चलाओ, मेरा सिम लो फ्री चलाओ। बराबर है। हर दुनिया ने उसके सिम ले लिए। हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला 50 रुपए महीने, बराबर, फिर 90 रुपए महीने, आज 250 रुपए महीने मिनिमम रेट है उसका। बराबर है। और आप छोड़ नहीं सकते उसका नंबर, क्योंकि आपका नंबर पॉपुलर हो गया। पॉपुलर हो गया। नंबर चेंज नहीं कर सकते आप, या उसकी सर्विसेज मिल रही हैं आपको। बराबर है। तो ये सब तो हमारे सामने ही है, तो हमको भी वो करना ही पड़ेगा ना। कुछ भी पड़ेगा, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी करनी आपको। पड़ेगी। बराबर है सर, बराबर है। तो सर जैसे आपने बताया कि पैकेजिंग करके भी बेच सकते हैं, लूज़ भी बेच सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है कि जैसे हमने गैस ओएमसी को बेचा, उस तरीके से हम कोई फर्टिलाइज़र मार्केटिंग कंपनी हो या कोई प्राइवेट प्लेयर हो जिसको हम बेच सकते हो और इसके अरेंजमेंट हो सकते हैं क्या? या इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। मेरा एक कस्टमर है, उसके हम आंध्रा में 6 प्लांट पे काम कर रहे हैं। अच्छा। नेपियर के 10-10 अच्छा, टन के 6 प्लांट अच्छा, पे अच्छा। काम कर रहे हैं। हम्म, उन्होंने साउथ की एक फर्टिलाइजर कंपनी के साथ एडवांस में टाइप कर लिया। अच्छा, अच्छा। सारा एफओएम वहाँ जाएगा और वो क्योंकि अपना फर्टिलाइजर बेचते हैं, उसके साथ में अपनी पैकिंग में ये वाला फर्टिलाइजर भी बेचेंगे। अच्छा, अच्छा। सिमिलरली एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो भी आ रही है सीबीजी में, अपने प्लांट लगाने जा रही है। उन्होंने भी प्लांट लगाने से पहले ही एक फर्टिलाइजर कंपनी के साथ एफओएम का टाइप कर लिया अच्छा, कि मैं इस वाले फीड स्टॉक का एफओएम आपको दूंगा, ये उसकी टेंटेटिव वैल्यूज होंगी। अब वो उसको अपना ब्रांड करके उसको बेचने वाले बेच हैं। सकते हो तो उनका ऑलरेडी मार्केट है, हमें खाली उनको रॉ मटेरियल के तौर आपके पे साथ देना आपको देखना है, है वाइट कि लेवलिंग करना है। आप बस आपको उनके साथ टाइप करना है। वो क्योंकि अगर आप खुद जाएंगे किसी भी फर्टिलाइजर सेलर के पास में तो आपसे ले लेगा, पेमेंट का इशू हो सकता है। लेकिन जब वो फर्टिलाइजर कंपनी से लेगा तो आपका भी एश्योर्ड रेवेन्यू है, फर्टिलाइजर कंपनी की एश्योर्ड रिकवरी है, फार्मर की एश्योर्ड सेल है। परफेक्ट। तो किसी भी चीज़ का मार्केट डेवलप तो आपको करना ही पड़ेगा जाके वहाँ। सर आपने काफ़ी चीज़ें हमको यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन थे, मेरे भी कन्फ्यूजन काफ़ी यहाँ पे सोल्व हो गए, इन्वेस्टर के तो हो ही गए होंगे। तो इसमें सर दूसरी चीज़ ये लग रही है मुझे कि पूरा जो सीबीजी को हम एक सेंटेंस में बताएं कि या तो हम इस तरीके से इनको समझें कि इसमें क्या ऐसी 5 गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसी कॉमन गलतियाँ क्या लग रही है यहाँ पे? सबसे पहला साइज, कैपेसिटी। छोटी कैपेसिटी से नहीं जाना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक। सेकंड, लैंड सिलेक्शन इन एरिया वेयर द गैस सेल इज देयर। अच्छा, ओके, दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इज टाइंग अप विद द ईदर सेल्फ डिपेंडेंस फॉर द फीड स्टॉक और हैविंग ए लॉन्ग टर्म टाई अप विद द सप्लायर फॉर द फीड स्टॉक। अच्छा, ओके, फॉर द ईपीसी सिलेक्शन। अच्छा। आप केवल कॉस्ट के बेस पे ईपीसी मत सेलेक्ट कीजिए, बाकी क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी के बेस पे आप ईपीसी सेलेक्ट कीजिए। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो आपके 2-5 करोड़ रुपए अभी ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि प्लांट ऐसा ना हो कि मेरा 3-4 साल में ही खत्म हो जाए। ओके, तो ये आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ये अकेला बिजनेस है जो एश्योर्ड बिजनेस है फॉर, जैसे कहते हैं ना रात को कि पैसिव इनकम होती रहनी चाहिए मुझे। ये पैसिव इनकम है, आप सुबह उठो 5 बजे आपके अकाउंट में पैसे आ जाए। हाँ सर, आपने पैसिव इनकम की बात की तो देखिए लोगों को पैसिव इनकम भी चाहिए, हेडेक भी नहीं चाहिए। तो ये प्लांट जो चलता है वो ऑटोमेटिक चल रहा है, स्काडा सिस्टम है, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? हाँ, तो अभी जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे इसकी एप्लीकेशन भी डेवलप हो रही है। अच्छा। तो हमने ग्रूनर में क्या किया है, हम लोग अपना खुद का अपना AI ड्रिवन ऐप पूरा तैयार कर रहे हैं और इतने सॉफ्टवेयर हम बनाते समय, प्लांट के बनाते समय ही डाइजेस्टर्स के अंदर और जितने भी हमारे प्रोसेस यूनिट है उसके अंदर हम फिक्स कर रहे हैं कि हमारा टारगेट ये है कि 1 साल के अंदर, आज से लेके 2027 के अंदर अंदर हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए और ये प्लांट मैक्सिमम 20 से 25 लोगों से प्लांट चलता रहे। अच्छा। सब कुछ ऑटोमेटिक आपकी ऐप पे आता रहे और वो ऐप ही सिग्नल देती रहेगी कि इतना फीड डालना है, इतना फीड ये है। अच्छा। ये प्लांट की परफॉर्मेंस है, डाइजेस्टर की हेल्थ ये है, इतना गैस निकल रहा है,
इस डाइजेस्टर में कितना फीड डालना है, उस डाइजेस्टर में कितना फीड डालना है, पंप की स्पीड कितनी करनी है, एजिटेटर की कितनी करनी है, मेम्ब्रेन कितने फ्लो पे चलानी है, सब ऑटोमेटिक होता रहेगा। क्या बात है। तो मतलब डाइजेस्टर में कितना बैक्टीरिया है वो काउंट करके आपको बता देगा। इन ए वे, क्योंकि गैस अगर निकल रही है तो बैक्टीरिया ही निकाल रहे हैं। बराबर है। तो सर आपने डाइजेस्टर के बारे में काफ़ी वैल्यूबल इनपुट्स दिए। मुझे सर और एक क्वेश्चन है, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, मुझे कॉमर्स के बंदे को पूछ रहे हैं कि CSTR डालूँ या ड्राई डाइजेस्टर डालूँ, तो उसके बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे लोन एंड सब्सिडी में पता है। तो सर आप इसमें थोड़ा मतलब प्रकाश दीजिए, क्या करेंगे? तो राजेश जी, इसमें मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हर टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती। अच्छा। तो ड्राई डाइजेस्टर्स का जो टेक्नोलॉजी है वो स्कैंडिनेवियन नेशन के हिसाब से डिज़ाइन है। अच्छा। ये नेशंस कौन से हैं? जो ठंडे देश होते हैं, जहाँ पे 12 महीने इक्वल वेदर होता है। लाइक टेम्परेचर, डे का टेम्परेचर 24-25 डिग्री, रात का टेम्परेचर 15-16 डिग्री, मतलब ठंड का सा माहौल रहता है। बराबर है। और ये हर पूरे के पूरे साल एक साथ रहता है। कभी बारिश होती रहती है, बट कभी ऐसा टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होता। तो जो वहाँ पे क्रॉप्स होती हैं या जो उनका रेजिड्यू वेस्ट होता है, एग्री रेजिड्यू वेस्ट होता है, वो भी उसी एनवायरनमेंट से निकला हुआ होता है। तो उनकी भी कंसिस्टेंसी होती है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखो, आप इंडिया में आप हर 50 किलोमीटर पे मौसम चेंज हो जाता है। 3 से 4 मौसम होते हैं इंडिया में। गर्मी भी, अब दिल्ली ले लीजिए आप, यहाँ -4 डिग्री से लेके 49 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। बराबर है। तो इसमें आप कंसिस्टेंसी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब आप खिलाने की जिस चीज से आपको गैस पैदा करनी है उसकी कंसिस्टेंसी नहीं एश्योर कर सकते, तो वो टेक्नोलॉजी जो एक कंसिस्टेंसी के लिए बनी है वो नेचुरली सक्सेसफुल नहीं होगी। तो सो फार इन इंडिया ड्राई डाइजेस्टर्स आर नॉट ए सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी सो फार। अच्छा। अगर कोई क्लेम करता भी है तो आप ये वेट एंड वॉच कीजिए कि कितने साल चल पा रहा है। तो साल 2 साल क्या उसने चला लिया है? अगर 2 साल चला लिया है या 1 साल भी चला लिया है तो क्या 100% प्रोडक्शन डेली आ रहा है? अच्छा। ओके, हो सकता है शुरू के दिनों में आ जाए, हो सकता है जैसी क्रॉप या फीड स्टॉक वेरी करे, क्या वो आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अच्छा। ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अभी तक हमारे हिसाब से CSTR टेक्नोलॉजी इंडियन एनवायरनमेंट के लिए, because of the variation in weather and because of the variation in water, because of the variation in residue or other available feed stocks, केवल CSTR टेक्नोलॉजी ही feasible टेक्नोलॉजी है। परफेक्ट है सर। तो सर ऑल ओवर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें दिख रही है CBG में, तो उस हिसाब से पोटेंशियल क्या लग रहा है आपको पूरे इंडिया में, कितने प्लांट आ सकते हैं इंडिया में? ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और पूछना चाहिए हर किसी को। आप देखो, गवर्नमेंट ने जब ये पॉलिसी बनाई तो उन्होंने 5000 प्लांट ही सेलेक्ट किए कि इंडिया में 5000 प्लांट लगना चाहिए बाय 2031। 5000 ही क्यों किया? 10 क्यों नहीं किया या 20 क्यों नहीं किया? ये भी सोचने वाली बात है ना? बराबर है। इसके 2-3 रीजन है। पहले मैं 5000 का बताता हूँ, फिर इसके आउटपुट का बताता हूँ। बराबर। 5000 प्लांट के पीछे गवर्नमेंट कहता है कि जो इंडिया में एग्री रेजिड्यू निकलता है एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, क्योंकि हर खेत का रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, हर क्रॉप का रिकॉर्ड होता है, क्योंकि कितना बिक रहा है किसानों का, उसी से डाटा आता है ना कितना बिक रहा है, उसके बेस पे निकाला तो अराउंड 650 मिलियन टन एग्री रेजिड्यू आता है पर एनम इंडिया में। एग्री रेजिड्यू मतलब अलग अलग क्रॉप्स का जो वेस्ट होता है जिससे गैस प्रोड्यूस हो सकती है, वो एग्री रेजिड्यू। परसेंटेज अलग हो सकती है, किसी की 4%, किसी की 5%, नेपियर इसकी पैडी की 10-11%, प्रेस मड की 4%, ये अदर वेस्ट हो गया, शुगर मिल वेस्ट हो गया, अदर देन एग्री रेजिड्यू। इसके अलावा ऑर्गेनिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वो मिलियंस ऑफ टन्स में है जो डेली हो रहा है। आप देखो, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, लोग खा रहे, पी रहे, वेस्ट कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक म्युनिसिपल वेस्ट आ ही रहा है और आता रहेगा, जब तक ह्यूमन रहेगा तब तक वो आता रहेगा। तो इन सबको जब पोटेंशियल कैलकुलेट किया और सिटी वाइज पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 5000 प्लांट हमको लगाने चाहिए। अगर एवरेज हम 20 टन का प्लांट लगाते हैं और वो 80% कैपेसिटी पे चलता है, चलना 100 पे चाहिए, APC को भी 100 भी चला के देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी चीज जब मॉडल बनाती है तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलती है, एक कुशन लेके चलती है, टॉलरेंस। तो आप एक नंबर से देखिए, आज इंडिया में नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 38 बिलियन यूनिट पर एनम है, स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर इसको बोलते हैं। अगर ये 5000 प्लांट 20 टन के 80% कैपेसिटी पे चले और 336 दिन काम करें, यानी साल में 1 महीना प्लांट चले ही ना, बराबर हो सकता है ना कोई सिचुएशन मेंटेनेंस है ये वो सब, हाँ, तो 40 बिलियन यूनिट से ज्यादा पर ईयर ये प्रोड्यूस कर देगा। अच्छा, तो आप सोचो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, CBG प्रोडक्शन, दोनों को आप ऐड करो तो हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पे कितनी कम हो जाती है। मेरे को उतना ही LNG कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी जो सिचुएशन हुई हॉर्मुज में या अभी वार हुआ, गवर्नमेंट के सामने कितना बड़ा चैलेंज था, बट गवर्नमेंट वाज वाइज इनफ कि उन्होंने 5 साल पहले से सोचना शुरू कर दिया ये कि भाई हमें ये करना चाहिए जिससे कि हमारा इंपोर्ट कम हो जाए।
अच्छा ये तो बनेगा ही, इस बीच में अदर सोर्सेज भी आएंगे नेचुरल गैस निकालने के। तो 2047 तक जो विकसित भारत का गवर्नमेंट का प्लान है वो इसका पोटेंशियल एवरलास्टिंग है। 5000 प्लांट का बेसिक ये था कि हम इतनी ही गैस, इक्वल गैस निकाल पाए, इतनी निकालेंगे तो एटलीस्ट एनी वर्स्ट सिचुएशन मेरा सीएनजी डोमेस्टिक और पार्ट ऑफ इंडस्ट्री मेरी चलती रहेगी बिना किसी डिपेंडेंसी। इसके आप फायदे देखो, इतनी गैस निकला, सीएनजी में यूज हुई, उतना पेट्रोल कम लगेगा, उतने एलपीजी सिलेंडर कम लगेंगे, पॉल्यूशन कम होगा। तो गवर्नमेंट को हर एंगल से बेनिफिट हो रहा है। एग्री रेजिड्यू सेटल हो रहा है। आप दिल्ली में सुनते होंगे, आप गुजरात रहते हैं, आप दिल्ली के बारे में सुनते होंगे कि दिवाली से लेके और न्यू ईयर तक दिल्ली गैस का चैम्बर होता है। बराबर है। मतलब हम लोग घर में हर रूम में एयर प्योरीफायर अभी भी चल रहा होता है, तब तो हर रूम में चल रहा होता है। हर दिल्ली वाले से पूछ लो आप। बराबर है, पोल्यूशन के लिए जाना जाता है। इवन गाड़ियों में एयर प्योरीफायर लगा, मेरी ये भी गाड़ी में देखो 2-2 एयर प्योरीफायर लगे हुए। अच्छा। ओके, अगर ये सारा रेजिड्यू यूज होने लग गया, ये पराली जैसे पंजाब की है, हरियाणा की है, ये पूरी गैस में यूज हो गई, जलेगी नहीं। और जब जलेगी नहीं तो, और अच्छा इसका प्रोडक्टिव यूज हो रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी हो रही है, फार्मर को पैसे मिल रहे हैं उसके वेस्ट के। अगर फार्मर के पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो वो खर्च ज्यादा करेगा, हेल्थ पे करेगा, एजुकेशन पे करेगा, बच्चों को पढ़ाने पे करेगा, अपने स्टैंडर्ड पे करेगा। आपने कितने फायदे किए इस बिजनेस से? किसानों को सर्कुलर इकोनॉमी दी, उसके वेस्ट का पैसा मिला उसको, जो वेस्ट निकला उससे उसकी मिट्टी की हेल्थ इंप्रूव कर दी, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कंट्री को गैस मिली, इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हुई, इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम होने पे फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम हुआ, एलपीजी का कंजम्पशन कम हुआ। आप एक वैल्यू चेन को कोशिश करके देखो, फॉरेन करेंसी भी हमें बच जाएगी, मेरा पूरा फॉरेक्स बचता है, बराबर है। मेरी डॉलर के ऊपर जो वेरिएशन से गैस के प्राइस की वॉलेटिलिटी है वो कम होती है, कम हो जाएगी, बराबर। तो इसके अगर आप, अच्छा कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? अगर ये 5000 प्लांट मेरे चलते हैं तो आप मान के चलिए केवल प्लांट में अराउंड 1 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एक प्लांट को बनाने के लिए 600 से 700 लोग लगते हैं, जो एक साल लगातार उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फिर उसके आसपास के एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है, जैसे कोई भी फैक्ट्री लगती है, कैंटीन बन गई, चाय वाला आ गया, ऑटो वाला आ गया, टैक्सी वाला आ गया, ओके, प्लस उस सिटी में जो लोग ऑफिसर्स उसको लगाने के लिए 20-25 लोगों का स्टाफ रहेगा, जो वहाँ अर्न करता है वो वहीं खर्च करेगा। तो आप पूरी वैल्यू चेन देखेंगे तो मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, बराबर है। एटलीस्ट अगर 5000 प्लांट का मैं लूं तो 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंट्री में होने वाला है। इस 5 लाख करोड़ से कितनी सारी इंडस्ट्रीज और डेवलप होगी, जो पंप बना रही है, इंजन बना रही है, सीमेंट बना रही है, रेत बना रही है, सारी इंडस्ट्री फ्लोरिश करेंगी। बराबर है। तो सर जैसे ये आपकी बात सुन के मुझे एक दिमाग में एक चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे पहले हम लोग सोच रहे थे कि भारत मतलब इंडिया स्वच्छ भारत की बात लेके आए मोदी जी, उससे पहले लोग कचरा सब जगह पे हम देखते थे, हम अवॉइड करते थे कि ये, अभी लोग धीरे धीरे वो अपना रहे स्वच्छ भारत वाला। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है जहाँ कचरा देखे वहाँ पे बिजनेस डाल दो, वो कचरा सेट हो गया, एब्सोल्युटली। हाँ, तो वहाँ पे हम बिजनेस डाल सकते हैं आराम से। लोगों के लिए जो कचरा है हाँ, वो हमारे लिए गोल्ड माइन है, वो हमारे लिए गोल्ड माइन है। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने बताई यहाँ पे सीबीजी के अंदर है। तो सर जैसे आपने काफ़ी चीज़ें तो क्लियर कर दी, लेकिन एज ए ग्रूनर आपकी यूएसपी क्या है? आप क्या कमिट करते हो, लोगों को कैसे हेल्प करते हो सर? तो ग्रूनर 2 तरह से हेल्प करता है। 1, क्योंकि हमने सबसे पहले ग्रूनर ने क्या किया, क्राउड के साथ नहीं चला। 3 साल पहले हम आए, आज देखो वी आर वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड ईपीसी कंपनी फॉर all big corporate houses, all big renowned customers, the oil marketing companies, they all are tying up with us. अच्छा, उसकी क्या रीजन है? First, we have the technology with us, which gives you 3 assured things. Okay. First, I guarantee you कि जितनी कैपेसिटी का मैंने प्लांट बनाया उतनी कैपेसिटी की गैस आपको पीजीटीआर करके दूंगा। ओके, पीजीटीआर के टाइम पे मैं आपको 72 घंटे उतना उससे और एक्स्ट्रा निकाल के दूंगा, कम नहीं दूंगा। अगर 12 टन है तो मैं आपको 12.1 टन दे सकता हूँ, 11.9 नहीं दूंगा। काफी प्रोजेक्ट तो इसलिए फंसे हैं, अंडर कैपेसिटी है। दिस इज ग्रूनर यूएसपी। सेकंड, आई गारंटी यू कि माय मीथेन लॉस विल नॉट बी मोर देन 3%। अच्छा, रॉ गैस, बिकॉज दिस इज योर डायरेक्ट मनी। डायरेक्ट मनी है, ओके, हवा में जा रहा है। थर्ड, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब मेरा जो प्योर गैस आपकी निकल के आएगी मीथेन, उसमें मीथेन परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 97% होगी। अच्छा, अभी मेरे प्लांट में 98-99 आ रहा है, हम लिख के ग्रेटर देन इक्वल टू 97% देते हैं। इसका मतलब 97 तो मैं दे रहा हूँ मिनिमम, इट विल बी 98-99%। जितनी प्योर गैस होगी उतनी ही आपकी बाइंग बाय दी ओएमसी विल बी मोर कंफर्टेबल। मतलब उनको ये एश्योरिटी होगी कि ग्रोनर का प्लांट बना है तो इसमें 97% से ऊपर ही गैस है। जैसे आप
आज जापान का कोई प्रोडक्ट लेने जाओ, आप कोई गाड़ी मर्सिडीज लेने जाओ, तो आपको विश्वास होता है ना कि भाई ये जर्मन गाड़ी है, प्रूवन है, अब ले लो यार, आराम करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ग्रूनर हैज बिकम नाउ, ग्रूनर ने प्लांट बनाया तो चलने ही वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट है। तीसरा जो मैं आपको TCO देता हूँ, टेक्नो कमर्शियल ऑफर, एक बार देने के बाद फिर मैं ये नहीं बोलता आपसे कि इसमें ये ज्यादा लगा या कम लगा। ओके, जो लगेगा वो मेरा है। बाउंड्री वॉल से लेके मेन गेट से लेके अंदर प्लांट का ब्यूटिफिकेशन, ऑल बिल्डिंग्स, स्काडा यूनिट, प्लांट प्रोसेस, क्लीनिंग, मशीनरी, सब कुछ हम करके देते हैं। बराबर। उसमें फिर चाहे ज्यादा लगे या कम लगे, बराबर। दैट इज अवर USP। वी डोंट गो एंड आस्क कि भाई मैंने आपको इतने मीटर की रोड बोला था, इतनी बिल्डिंग बोली थी, इतना ये मशीन बोली थी, ये बोला था, वो बोला था। नहीं, ये अब आपको 12 टन का पूरा रेडी प्लांट, 12, 22, 25 जो भी आप मेरे से बना रहे हैं, वो मैं आपको पूरा बना के देता हूँ। परफेक्ट है, एश्योरिटी के साथ करता हूँ। तो उसको एक एक चीज देखने जाने की जरूरत नहीं, पूरा टर्न की और मैं पूरा टर्न की मैं अपने इक्विपमेंट के भी नाम और कैपेसिटी और लिख के देता हूँ कि मैं 2 या 3 यही ब्रांड यूज करूंगा। अच्छा। और वो ब्रांड हैं जो 10 से 20 साल से कंटिन्यूअसली पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं CBG में। तो बराबर है। तो सर आपने सर ने काफ़ी चीज़ें बताई हमें, काफ़ी क्लियरिटी भी दे दी, काफ़ी कन्फ्यूज़न मेरे भी दूर कर दिए, शायद आपके भी दूर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न है, आपको लग रहा है कि मुझे सर को एक बार देवेश जी को रूबरू मिलना है, आमने सामने बैठ के बात करनी है, तो इनकी टीम का नंबर भी स्क्रीन पे दिया गया है, हमारी टीम का भी नंबर दिया गया है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। सर से अपॉइंटमेंट लेके आप उनके साथ 1-2 घंटे लेके जाना है आपको, तभी आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। और इसके अलावा आपके माइंड में लोन की भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, मार्केट में हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, लोन के बारे में कन्फ्यूज़न है, प्रोजेक्ट फंडिंग नहीं हो रहा है, अभी गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में भी काफ़ी इश्यूज़ है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी थी, तो अभी वो होल्ड पे थी, ख़त्म हो गई 31 मार्च 2026 को। तो नया पॉलिसी भी रिसेंटली आ जाएगा, या तो आप ये जब पॉडकास्ट पब्लिश हो जाएगा तब तक आ भी गई हो सकती है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, समझना है, पूरी गाइडलाइन समझनी है। क्या प्रोजेक्ट चालू करने से पहले DPR बनाने के टाइम पे क्या ये सारी चीज़ों को, सब्सिडी के बारे में जो भी है वो चीज़ों को उसमें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, काफ़ी सब्सिडी की गाइडलाइन में DPR में क्या होना चाहिए वो बताया गया है, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम आपको क्लियर कर देंगे। आपके प्रोजेक्ट के लिए पूरा DPR बना के देंगे। आपका जो फंड का इश्यू है, लोन का इश्यू है, वो क्लियर कर देंगे। हमारे पास काफ़ी नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बॉडीज़ है, वो हमारे पास ऑप्शंस है। तो हमें पता है कि आपकी जो प्रोफाइल है, आपके मतलब जो आप प्लांट डालना चाह रहे हो, आपका जो ग्रुप है, उसकी नेटवर्थ है, और आपकी ऑल ओवर जो भी आपका प्रेजेंटेबल जो भी है, उसके आधार से हमें पता है कौन सी बैंक में हमें जाना चाहिए, जिससे आपका लोन इजीली हो जाता है। तो ये सारी चीज़ हम आपको सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, सारी चीज़ों का हम आपको मेंटरिंग करेंगे, गाइडेंस देंगे आपको। हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो, और ज़रूरत लगेगी तो पूरा आपका लाइजनिंग हम कर देंगे, और आपका सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाए, तब तक की हेडेक हम ले लेते हैं। आपको CBG प्लांट में इन्वेस्ट करना है, सर बाकी का ट्रंक की प्रोजेक्ट का पूरा हेडेक ले लेंगे, लोन एंड सब्सिडी हम हेडेक ले लेंगे, और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है एक आपके साथ, कि आप हमारे ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये जो बायोफ्यूल एनर्जी सेक्टर है, CBG का सेक्टर है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो सर? देखो, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, मेरा आपको एक ही सजेशन है, ये एक अकेला ऐसा पैसिव बिजनेस है जिसमें आप पीसफुली, अगर आप जैसा अभी राजेश जी ने बताया कि इसका मेटिकुलस प्लानिंग करते हैं, और इन्वेस्टमेंट ये सोच के इन्वेस्टमेंट के लिए ये आपको सोच के तैयारी करनी है कि गवर्नमेंट ने पहला ऐसा बिजनेस बनाया है पूरी कंट्री में जिसमें वॉल्यूम आपको डिसाइड करना है, सेल के लिए बायर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपका एश्योर्ड है। तो आपको सिर्फ लैंड सिलेक्शन, CBG के साथ CBG CGD सिंक्रोनाइजेशन में टाइप, और एक EPC सिलेक्शन करते हुए कॉस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करना है, बिकॉज आपको 20 से 25 साल प्लांट चलाना है। तो ये 3-4 चीज़ें ध्यान में रखिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, और नेक्स्ट जनरेशन को आप ऐसा बिजनेस दीजिए जिसमें आराम से वो सोए, सुबह उठे, उसके अकाउंट में पैसे आ जाए। क्या बात है सर। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे इनविटेशन से हमारे पॉडकास्ट में आए, हमारे ऑडियंस को काफ़ी अपने वैल्यूएबल इनपुट्स दिए। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू राजेश। तो मैं राजेश सवनिया, CEO एंड फाउंडर एडवर्ड कॉर्पोरेशन, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड सब्सिडी कंसल्टेंसी फर्म। थैंक यू।